स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लीकेज करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट क्या होता है उसे देखते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट दिखाया गया है। इस डायग्राम में एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है। जो एमीटर और बेस साइड है वो फॉरवर्ड बायस है और जो बेस और कलेक्टर साइड है वो रिवर्स बायस है। तो यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। तो दो केस लेते हैं। पहला, जब स्विच क्लोज्ड पोजीशन में, यानी कि स्विच यहाँ से कनेक्टेड है एमीटर से। तो जब क्लोज्ड पोजीशन में है तो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। दूसरा केस, जब स्विच ओपन है, यानी कि स्विच को ओपन कर दिया, क्योंकि स्विच को ओपन करे तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब आई ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आई ई अगर जीरो है तो आई बी और आई सी भी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब इस टाइम ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। बट क्योंकि जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस की कंडीशन में जो माइनरी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एक स्मॉल करंट को फ्लो कराते हैं। तो माइनरी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो स्मॉल करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं लीकेज करंट या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस केस में जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर होल माइनरी चार्ज होंगे तो वो इस साइड जाएंगे। यहाँ से पी से इलेक्ट्रॉन्स माइनरी चार्ज होंगे वो इस साइड जाएंगे। तो ये माइनरी चार्ज कैरियर्स आपके पास जो स्मॉल करंट को प्रोड्यूस करेंगे वो लीकेज करंट होगी। इसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिखाते हैं ICBO से और ICO से। तो आपके पास अभी तक हमने देखा अल्फ़ा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई होता है। कहने का मतलब आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई ई होना चाहिए। पर यहाँ पर एक लीकेज करंट भी है तो ये कंप्लीट फार्मूला हो जाता है आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई और इसके साथ प्लस लीकेज करंट ICBO। कहने का मतलब यह है कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं IE की जगह IB प्लस IC पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस ICBO। अगर हम इसको IC के कंपोनेंट को इस साइड लाएंगे तो IC माइनस अल्फ़ा IC इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा अल्फ़ा IB प्लस ICBO। तो IC इज इक्वल टू IC दोनों में कॉमन ले लेंगे। IC इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा जो बचेगा उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ये रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है लीकेज करंट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में माइनरी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट लीकेज करंट होती है उसे डिनोट करते हैं ICEO से। तो बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB होना चाहिए होता है। कहने का मतलब IC इज इक्वल टू बीटा IB, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब माइनरी चार्ज कैरियर्स की वजह से एक लीकेज करंट ICO है, तो इस फॉर्मूले में हमको इस कंपोनेंट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल जो फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। अब अभी हमने देखा कि आपके पास IC होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस ICB अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की जगह बीटा पुट करते हैं
जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिलेशनशिप बताया था। तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा इसकी जगह बीटा आई बी प्लस दिस। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब आई सी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस अल्फा आई सी बी ओ। तो हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आई सी ओ इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ये ऊपर चले जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। तो ये एक रिलेशनशिप है आई सी ई ओ और आई सी बी ओ के बीच में। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को लें अगेन, तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम आई सी ई ओ की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। तो यहाँ पर ये लीकेज करंट थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ेंगे। तो पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो इनपुट की वोल्टेज और इनपुट की करंट के बीच में बनता है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, किसी एक आउटपुट वोल्टेज के लिए इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा उसे हम बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनता है एक फिक्स इनपुट करंट के लिए। यहाँ पर पहला हम पढ़ते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको समझने के लिए एक सर्किट अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया गया है। एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर करंट आई बी, आई ई और आई सी है। एक मिली एमीटर यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया है, एक एमीटर यहाँ पर और एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा दिया है। यह एमीटर आई ई को रीड करता है, यह एमीटर आई सी को रीड करेगा, और यह वोल्ट मीटर है वी सी बी यानी कि इसके और इसके बीच की वोल्टेज को मेजर करेगा, कलेक्टर बेस के बीच की, और यह वोल्ट मीटर एमीटर और बेस के बीच की वोल्टेज को मेजर करेगा। साथ में दो पोटेंशियोमीटर हैं R1 और R2, जिससे हम ये वी ई बी और वी सी बी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस आर एस है, इसका काम है एमीटर की करंट को लिमिट करना। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा इनपुट की करंट और इनपुट की वोल्टेज के बीच में, यानी कि आई ई और वी ई बी के बीच में फॉर अ गिवन या फिर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी सी बी, यानी कि वी सी बी की कोई एक वैल्यू लेंगे, उस पे इनपुट की करंट और इनपुट के बीच में जो कर्व बनता है उसे कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा आउटपुट की वोल्टेज वी सी बी और करंट के बीच में फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, यानी कि आई ई की एक फिक्स वैल्यू को रख लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में जो कर्व मिलेगा वो होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं ये सर्किट अरेंजमेंट इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए है। तो बात करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें वी सी बी की एक फ़िक्स वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट के लिए दूसरा कर्व है और 12 वोल्ट के लिए तीसरा कर्व है, 3 कर्व यहाँ पर बने हुए हैं। तो वी सी बी 2 वोल्ट फिक्स करेंगे, उसके बाद वी ई बी को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे और देखेंगे उसके साथ एमीटर करंट यानी कि इनपुट करंट किस तरीके से वेरी कर रही है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो इस तरीके का कुछ कर्व हमको मिलता है।
VCB की एक वैल्यू देखेंगे, फिर देखेंगे करंट कितनी है उसको नोट करेंगे, फिर VEB की इनपुट वोल्टेज जो है उसकी एक वैल्यू पे अमीटर करंट को देखेंगे कितनी है। फिर जैसे जैसे हम VEB इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रीडिंग नोट करते जाएंगे, IE कितनी है, और जो कर्व मिलेगा वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कुछ इस तरीके से होता है। तो आउटपुट की वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो इस कर्व में हमने नोट करने हैं। पहला, ये आपके पास नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज है। तो ये आपके पास सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 और जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट। तो नी वोल्टेज से नीचे अगर हम देखें यहाँ पर सपोज VCB इक्वल टू 2 वोल्ट के दिख रहे हैं, तो इस टाइम पे जो इनपुट करंट यानी कि एमीटर करंट है वो बहुत कम है, तो ये नेग्लिजिबल स्मॉल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, नी वोल्टेज के बाद अगर हम VEB में थोड़ा भी इंक्रीमेंट करते हैं तो करंट में एकदम से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, रैपिडली इंक्रीमेंट हो जाता है। तो नी वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीजेस रैपिडली विद स्मॉल इंक्रीज इन अमीटर टू बेस वोल्टेज। तो यानी कि वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाने पे करंट ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होगा, तभी वोल्टेज थोड़ा भी बढ़ाने पे करंट ज़्यादा बढ़ जाएगी जब रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट कम बढ़ती। नेक्स्ट, अगर हम VCB को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 वोल्ट है, ये दूसरा कर्व है 6 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए। जैसे जैसे हम VCB को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे एक कर्व यहाँ से इधर की साइड शिफ्ट हो रहा है। कहने का मतलब कि जो करंट होगी वो आपके पास मोर रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, इसके मुकाबले इसमें जो करंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जा रही है। तो कहने का मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस है, VCB बढ़ाने के साथ इनपुट रेजिस्टेंस घट रहा है। जब रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट, अगर कर्व में किसी भी पॉइंट पे देखें तो जो AC रेजिस्टेंस होता है यानी कि डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो रेजिस्टेंस तो हमेशा वोल्टेज अपॉन करंट ही होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज है VEB अपॉन करंट है I। तो हम अगर AC रेजिस्टेंस की बात करें यानी कि डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा I। डेल्टा का मतलब चेंज इन वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वोल्टेज में चेंज हुआ अपॉन जो करंट में चेंज हुआ उसे कहेंगे डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये 4 पॉइंट हैं इसके। नेक्स्ट आता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यानी कि VCB है और आउटपुट ही करंट यानी कि IC है। ये VCB 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दिया हुआ है और जो ये वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, 0, -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ पर है और करंट जो है वो ये है। तो आपके पास करंट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। तो जो ये कर्व प्लॉट होता है इस कर्व से हम कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला तो एक्टिव रीजन। देखिए, जब तक आपके पास ये वोल्टेज VCB पॉजिटिव है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो इस कंडीशन में जब ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो आपके पास IC देखेंगे अगर हम किसी भी पॉइंट में तो वो लगभग IE के बराबर है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे IC इक्वल टू 4 है, तो इस प्लॉट में अगर देखेंगे तो IE 4 के लिए देखेंगे तो IE 4 है तो IC भी लगभग 4 ही है। यहाँ पर IE 2 मिली एम्पेयर के लिए बना हुआ है तो IC भी इसके करस्पॉन्डेंस लगभग 2 है।
ऐसे ही आई ई इजिकल टू 0 मिली एम्पेयर है तो ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस आई सी हो जाएगा। उसके बाद ये आई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कर्व है। जब 0 मिली एम्पेयर इनपुट करंट है तो इनपुट करंट को बढ़ा के 2 मिली एम्पेयर कर दिया, तब 4 मिली एम्पेयर कर दिया तो उसके लिए 6 के लिए और 8 मिली एम्पेयर के लिए। तो इनपुट करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कर्व बना हुआ है। तो किसी भी एक कर्व को अगर हम लेंगे तो इसमें जो आईसी की वैल्यू देखेंगे हम यहाँ से यहाँ पर है, वो लगभग आई के बराबर मिलेगी एक्टिव रीजन में। नेक्स्ट, एक्टिव रीजन का मतलब जब आपके पास इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट साइड रिवर्स बायस है। तो वीसीबी बढ़ने के साथ अगर किसी भी एक कर्व को मैं लूँ, सपोज आई इजिकल टू 4 मिली एम्पेयर, इस कर्व को मैं देखता हूँ तो वीसीबी को हम बढ़ा रहे हैं ये 0 1 2 3 4 एक्टिव रीजन में, तो उसके साथ करंट जो आईसी है वो बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट आपके पास कम इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो आपके पास हाई है। तो रेसिस्टेंस जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हाई होता है। तो हाई होगा तो आपके पास वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट में इंक्रीमेंट बहुत ही स्मॉल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। सैचुरेशन रीजन मतलब जब आपके पास ये वीसीबी नेगेटिव चले गई तो उस टाइम पे। सैचुरेशन रीजन में आप देख रहे हैं जो आईसी करंट है, इसका कर्व देखो इस तरीके से है। आईसी करंट आई पे कोई डिपेंड नहीं करती है, आई पे कहीं पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और अगर हम वीसीबी को थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो करंट एकदम से बढ़ जा रही है। तो इस रीजन में ट्रांजिस्टर को हम एज अ क्लोज्ड स्विच वर्क कराते हैं, क्योंकि अगर पास वोल्टेज को थोड़ा ही बढ़ाने पर करंट का इंक्रीमेंट एकदम से ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक स्विच की प्रॉपर्टी यही होती है। नेक्स्ट, अगर हम आई ई को 0 कर दें, यानी कि ये वाला केस जब आई ई इक्वल टू 0 है तो कर्व कुछ इस तरीके से मिलता है। तो आई ई 0 है, पर आई 0 है तो आई बी प्लस आई सी इजिकल टू आई होता है, यानी कि आई सी भी आपके पास 0 होना चाहिए, पर आई सी 0 नहीं होती है क्योंकि लीकेज करंट आई सी बी ओ के कारण। तो ये लीकेज करंट का पोर्शन है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आप देख रहे हैं ये, इसमें ये लीकेज करंट है। तो ये आपके पास कट ऑफ रीजन हो गया। तो कट ऑफ रीजन में स्मॉल जो करंट है वो लीकेज करंट को डिनोट करता है यहाँ पर। तो इस टाइम पे ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। फिर इसका एसी रेसिस्टेंस, डायनेमिक एसी रेसिस्टेंस इक्वल टू जाएगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन आउटपुट करंट फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आई ई, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आई पे देखेंगे हम। आई की कांस्टेंट वैल्यू किसी भी एक कर्व के लिए देखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 मिली एम्पेयर के लिए है, तो वोल्टेज में जो चेंज हुआ अपॉन जो करंट में चेंज हुआ वो आउटपुट रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स की इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर के लिए सर्किट अरेंजमेंट है, ये एमिटर कॉमन हो गया। ये इनपुट साइड एक माइक्रो एमिटर लगाया है करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि आई भी बहुत कम होती है इसलिए माइक्रो एमिटर है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है। ये पोटेंशियोमीटर है इनपुट साइड। ऐसी आउटपुट साइड करंट को मेजर करने के लिए यह मिली एमीटर लगा दिया, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया और ये पोटेंशियोमीटर है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में बनेगा फॉर अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। वैसे ही आउटपुट करंट बनेगा आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर आई सी होगी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के लिए फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका इस तरीके से मिलता है। तो ये आपके पास VCE यानी कि जो आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज है वो जब 0 वोल्ट थी तो उसका कर्व ये है।
2 का ये है और 4 का ये है। इसमें कर्व इस साइड शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे कॉमन बेस में हमने देखा था अपवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसमें डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम डायनेमिक इनपुट रेसिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आ जाएगा चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट करंट, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो बाकी चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं कॉमन बेस की तरह। नेक्स्ट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो IB की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जब 0 है, जब 20 माइक्रो एम्पेयर है, जब 40 है, 60 है, 80 है और 100 है, यहाँ पर आउटपुट कर्व बनाया हुआ है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है और इनपुट करंट IB को हम एक फिक्स वैल्यू दे रहे हैं कि 0 पे कितना है, 20 पे कितना है, 40 पे कितना है और 60 पे कितना है। तो इसमें जो पॉइंट है, ये आपके पास एक्टिव रीजन है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपके पास सैचुरेशन रीजन है, ये स्मॉल रीजन है वो है कट ऑफ रीजन। तो एक्टिव रीजन में IC VCE को इंक्रीज करने के साथ IC बहुत ही स्लोली इंक्रीज होती है। इसका मतलब इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर हम बात करें सैचुरेशन रीजन की, ये वाला रीजन है, तो इसमें आपके पास IC IB पे डिपेंड नहीं करती है। अब बात करते हैं, अब जब IB इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम पे जो स्मॉल करंट है वो लीकेज करंट ICO के कारण है, ये कट ऑफ रीजन है। और डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इनपुट करंट है। अगर DC करंट गेन की बात करें तो कॉमन मीटर में बीटा इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। थैंक यू।